दर्जनों वाकयात पेश आए हैं और पाकिस्तान इसका जिम्मेदार इंडिया को ठहरा रहा है। पाकिस्तान के मीडिया ने खुल्लम खुल्ला ये बात की है कि पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के पीछे इंडिया और अफगानिस्तान है। इंडिया और अफगानिस्तान मिलकर बीएलए को सपोर्ट कर रहे हैं और बीएलए को फंडिंग भी कर रहे हैं। लेकिन इसी दौरान एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। इंडिया ने नीदरलैंड को बोला है कि वो पाकिस्तान को डिफेंस वेपन ना दे। इंडिया ने नीदरलैंड को जोर देते हुए ये बात की है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी को सपोर्ट करने वाला मुल्क है। पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी परस्त मुल्क है और ऐसे मुल्क के हाथों में वेपन जो है वो खतरे से खाली नहीं है। लिहाजा नीदरलैंड पाकिस्तान को किसी तरह का भी डिफेंस वेपन ना दे। इस सारे मामले पर पाकिस्तानी अवाम का क्या रद्द अमल है, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। महर तनवीर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, खैरियत से। सर, आप देख रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान में दहशतगर्दी की फिजा कायम करने की कोशिश की जा रही है। टीटीपी और बीएलए ने पाकिस्तान के खिलाफ हाथ मिला लिए और पाकिस्तान का कहना है कि इन सब के पीछे इंडिया और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान का माहौल ख़राब करने की कोशिश करे। और दूसरी तरफ एक खबर निकलकर सामने आई है कि इंडिया ने नीदरलैंड को मना कर दिया कि आपने पाकिस्तान को डिफेंस इक्विपमेंट नहीं देना। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? सबसे पहले तो ये बात जो आप कर रही है ना कि अफगानिस्तान और इंडिया, जब तक हमारे पास ठोस सबूत ना हो हम नहीं बात कर सकते। सबसे पहले तो ये बात है। और आखिर कब तक हम यही कहते रहेंगे कि अफगानिस्तान ये कर गया, इंडिया ये कर गया? नो डाउट हर मुल्क की एजेंसी होती है जो अगले मुल्क का माहौल ख़राब करती है। आखिर क्यों हम क्रॉस बॉर्डर, यही तो चीज़ें होती है ना। दुश्मन का काम क्या है कि आप में अफरा तफरी का माहौल बनाना, और आपका क्या काम होता है, आपने उससे बचना। अगर तो वो फैला के अफरा तफरी चला गया तो इसका मतलब वो आपसे स्ट्रांग है। अगर तो आप बच गए हो इसका मतलब है आप स्ट्रांग है। बात यहाँ पर ये आती है कि हमें देखिए पिछले 2 महीनों में हमारे पाकिस्तान का जो हालात है ना वो बिल्कुल बस से बदतर हो चुके हैं। और जिसका मैं सबसे ज्यादा अगर क्रिटिसाइज किसी को करना चाहूँ ना तो अपने इन सियासी जमातों को, इन घटिया जमातों को मैं कहना चाहूँगा। रीजन ये है कि इनको इस वक्त भी अपने मुल्क की फिक्र नहीं है। इनको रीजन ये है कि इनको अभी भी अपनी कुर्सियों की पड़ी हुई है। ये चाहते हैं कि मेरा जो लीडर है वो चेयर के ऊपर बैठेगा तो मैं पाकिस्तान की बात को सुनूंगा, तब मैं पाकिस्तान की रियासत की बात सुनूंगा। अगर ये कहते हैं कि भाई नून लीग वाला है वो नून लीग की सोच से बाहर नहीं निकल रहा, पीटीआई वाला है वो पीटीआई की सोच से बाहर नहीं निकल रहा, अगर कोई पीपल्स पार्टी का है तो उसकी सोच उससे बाहर नहीं जा रही है। और खुदारा पहले पाकिस्तानी हो, फिर ये सियासतदान है, फिर ये सियासी जमातें आपके लिए, उनके पाकिस्तान से ज्यादा कीमती उनके लिए अपनी सियासी जमातें हो चुकी हैं। पाकिस्तान से ज्यादा कीमती उनके लिए अपने सियासी लीडर हो चुके हैं। पाकिस्तान से कीमती उनके लिए अपनी मनमर्जी है वो हो चुकी है। और भाई ये नहीं होता। आप देखें बांग्लादेश और इंडिया का जब मामला खराब हुए थे तो ममता बनर्जी ने क्या बयान दिया था? उन्होंने यही कहा था, खुद वो चल के आ गई थी मोदी के पास। यहाँ पर तो हमारे इतने इस कदर जाहिल किस्म के सियासतदान है, मुझे कहना पड़ता है, इनको मुल्क पाकिस्तान की कोई फिक्र ही नहीं है। इस मुल्क के ये हाल के भी जिम्मेदार हमारे सियासतदान है। ये कहते हैं कि भाई हमें अफवाज है इस काम में लेके आती है। और भाई तुम खुद उनके बूटों के अंदर गिरते हो, तुम्हारी औकात ही नहीं है, तुम उनके बूटों के अंदर खुद जाके तलवे चाटते हो और फिर कहते हो इदारे तुम्हारे अंदर आते। और भाई इदारों को आना इस वजह से पड़ता है क्योंकि ना तो सियासी जमातें बॉर्डर के ऊपर जाके कुर्बानियां देती है, ना तो किसी का बाप वहां पे जाके कुर्बानी देता है। अगर अफवाज आती है, अगर अफवाज आगे अगर मुदाखलत करती है तो भाई वो इस वजह से करती है कि भाई कुर्बानियां तो हमारी है। सर, जाफर एक्सप्रेस में देखें कि टारगेट किसको किया गया? हमारे इदारों को, हमारे अफसरान को। आप देखें कि जितने भी लोग शहीद हुए उनका ताल्लुक कहाँ से था? आर्मी से था, पुलिस से था, एजेंसी से था। मैं इस चीज पे आपको बाद में आऊंगा, पहले मैं ये बात आपका सवाल मैं अपने पास रखता हूँ। देखिए अगर इदारों को हिट किया है, कहीं ना कहीं इदारों को भी अपना किबला दुरुस्त करना पड़ेगा। अब इससे ज्यादा हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमने बहुत सारी पाकिस्तान की पब्लिक को कुर्बान होते देखा है, हमारे इदारों के भी लोग कुर्बान हुए गलत पॉलिसी की वजह से। ये सिर्फ पॉलिसी के फुकतान है, कोई दुश्मनी नहीं है। कोई बलोचिस्तान वाले दुश्मन नहीं हमारे, कोई केपीके वाले दुश्मन नहीं हमारे, ना कोई पठान दुश्मन है, ना कोई बलोच दुश्मन है। फितना हर मुल्क में होता है, वो किसी भी ग्रुप में आ जाए फितना। पंजाबियों में भी फितना नहीं बैठा हुआ। ये जाए आप कच्चे के इलाके में, वो चाहे सिंधी है लेकिन बॉर्डर तो लगता है ना पंजाब का, तो पंजाब के भी तो अंदर कई पंजाबी है इस तरह के। मैं खुद पंजाबी हूँ, पंजाब के दहशतगर्द नहीं है, वो फितना नहीं है। ये टारगेट ना किया जाए कि सिर्फ बलोच फितना है, ये भी टारगेट ना किया जाए सिर्फ पठान फितना है। चंद एक ग्रोह हर किसी में फितना होते हैं, मुसलमानों के अंदर भी फितना है, आप यहूद में भी देख लें वहां पर भी फितना है। आखिर ये बीएलए का इस हद तक पहुंचाने वाले कौन है, ये सोचना पड़ेगा। आखिर उनको अगर फंडिंग होती है तो कौन फंडिंग करता है? अगर इंडिया करता है तो किस वजह से करता है? वजह तो होगी ना कोई ना कोई। और भाई इनके सरदार इनके सर के ऊपर बैठे हुए, इनके सरदार इनको अकल ही नहीं आने दे रहे।
पंजाब के अंदर इस तरह की ग्रुप बंदी क्यों नहीं होती? क्योंकि यहाँ पर हमने ये देखा है कि यहाँ पर पब्लिक अब पढ़ चुकी है, वेल एजुकेट हो चुकी है, उनको पता चल चुका है, वो अपने इदारों से भी सवाल करते हैं। और ये सबसे पहले जो ये मीडिया के अंदर चलाया जाता है ना कि भाई आपको यहाँ से आएगी आर्मी पकड़ लेगी, यहाँ से आएगी आर्मी पकड़ लेगी, कोई पकड़ती नहीं आर्मी। कोई वो ये नहीं है कि हमारे दुश्मन है, वो हमारे मुहाफिज है। अगर कहीं पर अगर कोई मसला होता है ना, मैं अक्सर ये कहता हूँ, जो एक रियासत होती है ना, वो एक माँ की तरह होती है। अगर बच्चा गलती करता है तो रियासत उसको डांट देती है। इसका ये मतलब नहीं है कि माँ जो है वो इंडियन मीडिया एक खबर चला रहा है कि एक हफ्ते में पाकिस्तान के कई हजार जो है आर्मी ऑफिसर ने रिजाइन कर दिया है बीएलए और टीटीपी के हमलों की वजह से, कि वो हमारे इन इदारों को टारगेट कर रहे हैं। इस खबर में आपको क्या लगता है कि कितनी सदाकत है? सबसे पहले तो जिन लोगों ने ये खबर पहुंचाई है, मैं उनके लिए तालियां बजाना चाहता हूँ। और जिसने खबर ये बनाने में उनके ताउन किया है, उनके लिए तो मैं इससे भी बड़ी ताली जोर से बजाना चाहता हूं। और अभी अगर इनके अंदर शर्म हो ना, ये डूब मरे। दुश्मन तब तक जब तक हमारे अंदर कोई मीर जाफर और मीर सादिक ना मौजूद हो, तब तक नहीं दुश्मन ये बात कर सकता। तब तक आपका नेबर कंट्री आपके खिलाफ नहीं बात कर सकता। इंडिया को ये बात करने की क्यों जरूरत पेश आई? उन्होंने माहौल देखा, उन्होंने देखा ये इस वक्त ये खुद इधर कर रहे हैं। मैं वही तो बात कर रहा हूं। अगर ये पाकिस्तान नहीं बचेगा तो ये सियासत कहां करेंगे? अगर ये पाकिस्तान ना बचे, ये बड़े बड़े ये प्रोटोकॉल ये जो गाड़ियों के लेके घूम रहे हैं ना, तो ये कहां से लेके आएंगे? हमारे तो शहबाज शरीफ साहब जाते हैं, लगाए वीडियो आप, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, लगाए वो जो लंदन की ये जो भाग भाग के सड़कें क्रॉस कर रहा था, ये हाल हो जाएगा भाई। इमरान खान भी वहां पर जाता है तो अकेला ही होता है, वहां पर नवाज शरीफ भी जाता है तो अकेला ही होता है, अगर सदर जरदारी जाता है वो भी अकेला ही होता है। अगर भाई मुल्क पाकिस्तान ना बचा तो कख भी नहीं आपके पल्ले रह जाना। भिखारी बना के इस कौम को रख दिया। जहां पर भी बात करते ये पूरे इदारों को रगड़ा लगाते हैं देखिए वो आखिर कर क्यों रहे हैं? आखिर उनका मौकिफ भी लेना चाहिए ना। जंग का कोई हल है? कोई जंग का हल नहीं है। आपने कारगिल की जंग लड़के देख ली, आपने 65 की जंग लड़के देख ली, आपने 71 की जंग लड़के देख ली, आपने सीज फायर कर दिया। हमारे इधर अंदरून ये कच्चे के इलाके में जो कुछ हुआ हमने वो सीज फायर करके देख लिया। एमक्यूएम ने क्या कुछ कराची के अंदर तबाही नहीं मचाई, हमने वो भी देख लिया। हमने तो बहुत सारी चीजें देख ली भाई, लेकिन सबक भी तो हासिल करने की जरूरत है। आखिर क्यों उन्होंने अपने हाथों में हथियार उठाए? आखिर कौन है उनका जिम्मेदार? उनको सामने लेके आना चाहिए। उनके जिम्मेदार यही वडेरे हैं, यही उनके जो सरदार बैठे हैं, यही उनके जिम्मेदार है। उनको जब सही गाइडलाइन नहीं दी जाएगी, जब उनको एजुकेशन नहीं दी जाएगी, भाई ये क्या है? आप आर्मी आर्मी इदारे 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 रगड़ा लगाते रहते। भाई कौन सा इदारा कहते हैं कि इनको एजुकेशन ना दी जाए? लेके आए सामने नाम। अगर तो आप इदारों के कहने के ऊपर अगर आप पॉलिसी बनाते हैं तो आपकी क्या औकात है? फिर क्यों वजीर आजम की सीट के ऊपर कोई भी बैठता है आके, चाहे वो साबिक वजीर आजम है या मौजूदा वजीर आजम? इदारों की इनपुट होनी चाहिए क्योंकि वो आपको गाइड करते हैं, लेकिन इदारे फैसला नहीं करते। ये बात गलत है। आपको पता है इस वक्त जो आर्मी चीफ है उनका वजीर खारजा और वजीर दिफा से निचला उनका ओहदा बनता है। क्यों हम इतनी हाइप दे देते हैं? भाई हाइप इस वजह से उनको देनी पड़ती है, आर्मी चीफ को इस वजह से हाईलाइट करना पड़ता है क्योंकि आपके अंदर औकात नहीं है, आप फैसले नहीं ले सकते। आप समझते कि अगर हमने ये फैसला लिया हमारी सियासी मौत हो जाए, और भाई सियासी मौत हो जाएगी तो क्या हुआ? लाजमी आपने कुर्सी के ऊपर बैठना है। आप ऑपोजिशन के अंदर बैठ के भी कुछ बेहतर फैसले कर सकते हैं, आप उनको आईना दिखा सकते हैं। बट यहाँ पर सिर्फ हमें चाहिए कुर्सी, सिर्फ कुर्सी कुर्सी। अवाम की हमें कुछ भी नहीं पड़ा। अवाम जाए भाड़ में, अवाम जाए जहन्नुम में, कोई नहीं है। हमें अपने चीजों से हमें है। अब देखिए इंडिया का इन्फ्लुएंस कितना बढ़ चुका है। वो आलमी एक नेदरलैंड को कह रही है कि भाई आप ना अपने उनको दें। इंडिया ने नीदरलैंड को बोल दिया कि भाई आप पाकिस्तान को है जो है डिफेंस वेपन ना दें। कितनी बड़ी बात है कि नीदरलैंड जो एक छोटी सी कंट्री है, इंडिया उसको बोल रहा है कि आप पाकिस्तान को डिफेंस वेपन देना बंद कर दें, आपने पाकिस्तान को डिफेंस वेपन नहीं देने। अब देखिए नेदरलैंड भी एक आज़ाद रियासत है। मे भी अगर इंडिया ने उनको पैगाम दे दिया है, नेदरलैंड का आगे से क्या जवाब होगा कि भाई हम अपना बिजनेस क्यों ना करें? अगर वो मिसाल के तौर पे बोले कि हमने भाई चंद हजार के वेपन दे रहे हैं, हम चंद हजार वेपन उनको, वो कहेंगे हमें लाखों की तादाद में आप हमें वेपन दे दें। उन्होंने नेदरलैंड चली गई इंडिया के पास, क्यों? उनके वेपन ज्यादा बिक रहे। वो उन्होंने इस यही तो चीज होता है। हम क्यों रोना रोते हैं? हमारे मुल्क को जब नौजवानों को हम कोई प्लेटफॉर्म देंगे, जब इनकी जेबें भरेंगी तो फिर पाकिस्तान के खजाने भरेंगे।
जब इनकी जेबें खाली है, मेरी जेबें खाली है, आपकी जेबें खाली है, तो पाकिस्तान का खजाना कहां से भरेगा भाई? इकॉनमी कहां से जनरेट होगी? फिर कहां से आप वेपन खरीदेंगे? फिर कहां से आप मुल्क के दिफाई निजाम को खरीदेंगे? फिर कहां से आप मुल्क की मईशत को चलाएंगे? भाई इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। अगर ये सियासतदान अगर इसी तरह मुल्क के साथ हट धर्मी से पेश आते रहेंगे तो यही होगा, जब तक हम अपने इदारों को और अपने सियासतदानों को एक पेश पे ना लेके आए। अब देखिए, सियासत होती है हर मुल्क के अंदर, इस कदर हमारी घटिया सियासत हो रही है ना कि हम मुल्क को दाव के ऊपर लगा दिया। हम मुल्क के 2 हिस्से नहीं, हम 4-4 टुकड़े करने को लिए तैयार है, बट हमारी सियासत बच जाए। सर, आपके नजदीक क्या वजह है इंडिया ने नीदरलैंड को क्यों मना किया कि वो पाकिस्तान को डिफेंस वेपन ना दें? और आपको नहीं लगता कि अगर हम अपने मुल्क में अपनी तमाम तर चीज़ें खुद तैयार करें, अपनी गाड़ियाँ, अपना डिफेंस वेपन, जो भी चीज़ है, सुई से लेकर जहाज तक, जिस तरह इंडिया हर चीज़ अपने मुल्क में खुद बना रहा है और पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहा है, अगर यही काम हम करना शुरू कर दें तो हमें इस तरह के जो है मामला फेस ही ना करने पड़े। अच्छा सना, मुझे आप ये बताएं सबसे पहले कि इस तरह की अगर मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो सबसे पहले हमें क्या चीज़ें चाहिए जिसकी वजह से हम मैन्युफैक्चरिंग कर सकें? इन्वेस्टमेंट चाहिए। इन्वेस्टमेंट के अलावा और भी एजुकेशन चाहिए। फिर जो स्किल्स है वो स्टूडेंट्स को कहीं स्टेज चाहिए, एजुकेशन चाहिए वो ताकि वहाँ पर स्टेज बनाए, उसके ऊपर वो यूटिलाइज करें, ताकि कोई लेबॉर्ट्रीज बने, कोई साइंस लेबॉर्ट्रीज आए जहाँ पर वो अपने काम करें। और भाई हमारे तो सियासतदान अपने जेबें भरने से नहीं फुर्सत। आपका कौमी खजाना अगर आवाम के ऊपर लगेगा तभी तरक्की होगी ना। जब आप अपने बच्चों को सिखाएंगे नहीं, जब आप अपने बच्चों को सिखाएंगे जस्ट टिकटॉक और फैमिली व्लॉगिंग, जब आप उनको सीरियस मुद्दे के ऊपर लाएंगे ही नहीं तो फिर कैसे होगा? जब आप खड़े होकर फलां डाकू है, फलां चोर है, फलां ये है, अब अपने जलसों के अंदर ये करेंगे, आप ये मंशूर नहीं देंगे कि हम आईटी सिस्टम को बेहतर करेंगे, हम ये मंशूर नहीं देंगे कि हम भाई कपड़ा रोटी मकान का ही हम नारा लगाएंगे, तो हम ये मंशूर भी तो दे सकते हैं ना कपड़ा रोटी मकान के अलावा कि हम भाई आईटी सिस्टम को बेहतर करेंगे, हम गाड़ियां मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, ये नारा है हमारा। लेकिन वो तो हम नारा देते ही नहीं है। हम तो बिरयानी के डब्बे के ऊपर मोहर लगा के आ जाते हैं, बिरयानी का डब्बा खा लेते हैं, वोट वहां पर डाल दिया, वो बाद में हमारी बोटियां खाता है। बिरयानी के अंदर तो बोटी होती नहीं है, हम तो चावल खाते हैं। वो हमसे जब वोट लेता है तो उसके बाद बोटियां हमारी नोचता है वो सियासतदान बैठ के। आखिर हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि हमारे हुक्मरान हमारे साथ कितने ऑनेस्ट है। आखिर इनका एहतसाब कौन करेगा? आखिर एहतसाब होगा कैसे? एहतसाब तब होगा जब कौम वेल एजुकेटेड होगी। एहतसाब तब होगा जब आवाम को ये पता चल रहा होगा कि मेरे मुल्क का जो लीडर बैठा है वो चोर बैठा है या मुल्क के साथ ऑनेस्ट बैठा है। आवाम का जब वेल एजुकेटेड होंगे, उनको ये पता होगा कि मेरे मुल्क का जो वजीर आजम है उसके कितने असासाजात इधर है और कितने बाहर है। जब आवाम वेल एजुकेटेड होगी तो उनको पता होगा गाड़ी की पहचान क्या है, गाड़ी बनाएंगे कैसे। जब आवाम वेल एजुकेटेड होगी तो उनको पता होगा कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कैसे करना है। और भाई यहाँ पर ठेले चलाने वाला, यहाँ पर रिक्शा चलाने वाला, यहाँ पर मजदूरी मेहनत करने वाला, उसको क्या पता कि भाई मैन्युफैक्चरिंग का निजाम क्या है? उसको तो यही पता है कि हमारे पास जो नोकिया का 11-12 का मोबाइल है, हम तो उसी को आज तक मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाए। हमारे पास तो एक ही बस हमारे पास है कि हमने एक सुराब का साइकिल बनाया था, वो हमारा अपना मैन्युफैक्चरिंग है, वो हम फख्र से कहते हैं। वो मैं कहता हूँ अमेरिका में लेके जाए, क्योंकि वो जब वहाँ के सदर जब जाते हैं तो अक्सर साइकिल चलाते हैं, शायद उधर ही हमारी मशहूरी हो जाए। बाकी खुदारा हमारा अल्लाह ही हाफिज है, मैन्युफैक्चरिंग के निज़ाम में हम सुई तक नहीं बना पा रहे। हम मिलिट्री के सामान कुछ बनते हैं, हमारे इंजीनियर्स हैं, लेकिन हम उस हद तक नहीं बना पा रहे कि हम अपने वेपन्स खुद बनाएं। आप देखिए कि ब्राह्मोस मिसाइल की अगर हम बात करें, जो कि कुछ साल पहले मियां चन्नू के मकाम पर इंडिया की जानिब से मिसफायर हो गया था, ये इंडिया और रशिया का मिलकर बनाया गया मिसाइल है। अब इंडिया पूरी दुनिया को ये मिसाइल जो है वो एक्सपोर्ट करे, इवन के सऊदी अरेबिया भी है इंडिया से ब्राह्मोस मिसाइल मांग रहा है। देखिए, अब यहाँ पर इंडिया की आप जो खारजा पॉलिसी है या जियो पॉलिटिक्स आप कह सकते हैं, वो देखें चाइना के साथ वो ट्रेड कर रहा है। वियतनाम को उन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल दे दिया, फिलिपाइन को भी उन्होंने दे दिया। अब पीछे और भी मजीद लोग लाइन में खड़े हैं जिसमें अरबों ममालिक है। अब ये सोचें कि अरबों ममालिक ने भी पाकिस्तान से किसी हद तक हाथ उठा लिया है, अब वो इंडिया के साथ ज़्यादा जाते हैं। वो इंडिया के साथ देखें ब्रह्मोस मिसाइल, वो हमें ये भी तो कह सकते थे ना आए कि हमें शाहीन दें, वो ये भी तो कह सकते हैं आए हमें अब्दाली दें, वो ये भी तो कह सकते थे कि आए हमें खालिद टैंक दें, वो ये भी तो कह सकते थे कि हमें भाई आप के पास इतने ज़्यादा चीज़ें हैं, बदर है, गौरी है, आप ये हमें दे। लेकिन उन्होंने नहीं मांगी। इसका क्या मतलब है कि उनके दिल में शायद है कि हम इनसे ये चीज़ें लेंगे, उसके एवज हमें बहुत कुछ लौटाना पड़ेगा। इंडिया के साथ वो बराबरी के ऊपर आ रहे हैं। हम भी चाहते हैं, आप भी, मैं भी ये चाहती हूँ कि मैं भी चाहता हूँ कि मेरे मुल्क के पाकिस्तान की तरक्की हो, ताकि हम जहाँ पर चीख के ये कहते हैं कि भाई इंडिया ये कर रहा है, इंडिया ये कर, मैं कहूँ मेरा मुल्क ये कर रहा है, मेरे मुल्क का वज़ीर आज़म ये कर रहा है, मेरे मुल्क के वज़ीर आज़म की ये रिस्पेक्ट है। हमें भी बड़ी गिल्टी फील होती है
कि हम आखिर कितने कीड़े अपने मुल्क से निकालें। सर, आप आखिर ये इतने देखिए कीड़े निकल जाते हैं, इतने कीड़े निकलते हैं कि हम कीड़े निकाल निकाल के हमें खुद को कीड़े पड़ जाते हैं। सर आप देखिए कि इंडिया ने ना अपनी फॉरेन पॉलिसी इस तरह की बनाई हुई है कि उनकी हर मुल्क के साथ एक अच्छी ट्रेड है, एक अच्छी बातचीत है। एक और जो है फिलिपाइन के अच्छा। फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने भी बात कह दी है कि जी मेरा तो जो डीएन है वो इंडियन है। अच्छा, ये पहले इंडोनेशिया के सदर वहां पर आए थे, उन्होंने बात की, आज फिलिपाइन ने भी कर। अगर देखा जाए तो पहले बड़े हिंद था और बड़े सगीर था, तो ये अगर कोई कहे कि इंडियन ब्लड है तो ये मे भी कोई इतना ज़्यादा तो नहीं शॉकिंग है। अब इसमें तो हमारे भी बड़े हैं जो वो भी इंडियन ब्लड है उनका, तो इस तरह की कोई बात नहीं है। बाकी हमें ये सोचना चाहिए कि इन चीज़ों से निकल के हमें अपना मैन्युफैक्चरिंग का निज़ाम को बेहतर करना चाहिए। हम ये देखें कि वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, एक ही हल है, एक ही हल है। कल भी वो है, आज भी वो है, आने वाले वक्त में भी वो है। ट्रेड करें, तिजारत करें, दोस्ती का हाथ बढ़ाएं, उनकी तरफ से भी आए, अफगानिस्तान के साथ करें, इंडिया के साथ करें, ईरान के साथ करें। आप देखें कि मैं बहुत सारे ममालिक के जो है वो बॉर्डर लगते हैं जिनके साथ हम ट्रेड करें तो हमारी मौशियत अच्छी खासी परवान चढ़ सकती है। देखिए, आप बाहर की कंट्री की तो हम बात कर लेंगे, हमारे पड़ोसी इंडिया बैठा हुआ है, अफगानिस्तान बैठा है, ईरान बैठा है, अजरबैजान बैठा है, ये बैठे तो हुए हैं, इनके साथ ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन आया कि हम बलूचिस्तान को, जिसको सोने की चिड़िया कहते हैं, हम उसके अंदर से ज़खायर नहीं निकाल सकते। हम वहाँ से सोना निकाल सकते हैं, हम वहाँ से भाई ऑयल निकाल सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। बीएलए के मसले खत्म होंगे तो हम बलूचिस्तान को यूटिलाइज कर सकेंगे ना। तो बीएलए के मसले खत्म भी तो हमारे इदारों ने करने हैं, हमारे सियासतदानों ने करने। अब इनको सीरियस मुद्दा है। अब इनको पता चल गया कि अब जो पानी है वो सर से गुजर चुका है। अब इस पे बेहतरी भी नजर आएगी। जैसे कराची में हम कभी ये नहीं ना सोच सकते थे कि हालात नॉर्मल होंगे या एमक्यूएम जो है वो नॉर्मलाइज होगी। वो जो जब दिल करता था वो सड़कों पे तोड़ मड़ोड़, ये कर दे वो कर दे, अफरा तफरी का निज़ाम कराची में रहता था। अब वो काफ़ी हद तक बेहतर हो चुका है दहशतगर्दी के लिहाज से। बाकी तो वैसे ही का वैसे ही है सारा कुछ। वैसे भी अब उम्मीद मैं भी करता हूँ कि बीएलए वालों को भी मारे ना, ये हल नहीं है, ये हिट करने का हल नहीं है। टीटीपी को मारे ना, आप एक दफ़ा मौका फिर से अगेन दे, एक तगड़ा ऑपरेशन करें, उसके बाद थोड़ा सा गैप रखें, गैप के बाद उनको टेबल टॉक पे लाएं। अगर नहीं लाते तो ठोक के रख दें फिर सारों को, फिर देख लेंगे जो होगा। अवाम पब्लिक मरती है और भी मर जाएगी, कोई बात नहीं, लेकिन एक दफ़ा हमें पता तो चल जाएगा कि नासूर ख़त्म हो गया। अगर उसके बाद हो ये सारा कुछ तो फिर हम इदारों से सवाल करने के बहाक हैं कि हाँ भाई आपने इतने तो बेहक भी मार दिए, क्योंकि आपने जब ऑपरेशन किया तो आपकी मजबूरियाँ थी कि आपने सबको मारना था। दहशतगर्द आए, उन्होंने सिविलियंस को अपने आगे रखा, तो आपकी मजबूरी बन गई उनको उड़ाना, या सिविलियन को उन्होंने बॉम्ब जो है वो उनको जैकेटें पहना दी बम ब्लास्ट वाली, तो हमें उनको भी मारना पड़ा। हम ये बात आपकी सब मानने को तैयार है। लेकिन अगर आप फिर से 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद हमें ये बताएंगे कि बीएलए ने ये कर दिया, टीटीपी ने ये कर दिया, तो फिर सवाल तो बनता है।